हेलो बच्चों, राधे राधे। और आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस 9th-10th पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं साइंस पढ़ाता हूं और आप लोगों की क्लास 10th के साइंस का सिलेबस चल ही रहा है, जिसमें से केमिस्ट्री का 3 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग आए हैं एक नए सेटअप के साथ, जो कि आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा और हो सकता है अच्छा भी लग रहा हो। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर बायोलॉजी का फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव मतलब होता है एक तरीके से जीवन और प्रक्रम मतलब हो सकता है प्रक्रियाएं। तो जीवन जीने के लिए जिस प्रक्रिया का आवश्यकता हो सकता है वो है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें यहाँ पे देखिए लाइफ प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन और डाइजेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदु लिखा हुआ है, जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पोषण के प्रकार पढ़ना है, पौधों में पोषण, अमीबा में पोषण, मानव में पाचन तंत्र, श्वसन, मानव में श्वसन और पौधों में श्वसन, मानव में परिसंचरण तंत्र, पौधों में परिवहन तंत्र और मानव में उत्सर्जन और पौधों में उत्सर्जन को हम लोगों को देखना है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक स्लाइड और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे और आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक बार आगे करते हैं, सिर्फ राइट क्लिक करना है। यस, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड स्लाइड पे आ गए। ठीक है, जैव प्रक्रम। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जैव प्रक्रम क्या होता है बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, जीवन जीने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है वो सब क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। जैसे आप लोग को जिंदा रहने के लिए सांस लेने का भी जरूरत है, ठीक है, तो वो सब क्या कहला रहा है, जैव प्रक्रम एक तरीके से कहला रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग को अपने आसपास दो तरीके का वस्तु देखने को मिल रहा होगा। एक वस्तु क्या होगा, एक वस्तु होगा सजीव वस्तु और एक वस्तु होगा क्या, निर्जीव वस्तु। एक वस्तु होगा सजीव वस्तु और एक वस्तु होगा निर्जीव वस्तु। सजीव वस्तु क्या होगा बच्चों, तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसके अंदर जीवन है वो सजीव वस्तु कहलाएगा, और ऐसा कोई भी वस्तु जिसके अंदर जीवन नहीं है वो क्या कहलाएगा, निर्जीव वस्तु कहलाएगा। फिर उसके बाद लिखा है पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता क्या होता है बच्चों, तो किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को ऊर्जा का आवश्यकता होता है, और फिर उसी ऊर्जा की मदद से, और वो ऊर्जा हम लोग को कहां से मिलता है, भोजन से मिलता है। भोजन हम लोग को पृथ्वी पर दो ही प्रकार से मिल सकता है, एक तो पेड़ पौधों से और दूसरा जंतुओं से। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोषण का आवश्यकता क्या है। तो किसी भी काम को करने के लिए भोजन का आवश्यकता है, मतलब ऊर्जा का आवश्यकता होता है, और वो ऊर्जा हम लोग को पोषण के बावजूद ही मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए पोषण का क्या क्या आवश्यकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण का आवश्यकता होता है। जीव द्रव्य के निर्माण में, अब जीव द्रव्य क्या होता है बच्चों, आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो जीव द्रव्य क्या होता है, तो जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य में होता है वो क्या कहलाता है, सॉरी, जो कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य को संपूर्ण रूप, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को संपूर्ण रूप से हम लोग जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, फिर और किस लिए पोषण का आवश्यकता होता है, तो लिखा है कोशिकाओं के विभाजन, वृद्धि एवं विकास में, कोशिकाओं के डेवलपमेंट में, पुरानी कोशिका से नई कोशिका के निर्माण में किसका पोषण का आवश्यकता होता है। पोषण के प्रकार क्या क्या है बच्चों, तो पोषण का मुख्य रूप से दो प्रकार दिया हुआ है। एक लिखा है स्वपोषी पोषण और दूसरा लिखा है परपोषी पोषण। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे बच्चों, देखेंगे स्वपोषी पोषण। देखिए नाम ही क्या है, स्वपोषी पोषण। स्व मतलब स्वतः पोषी, यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई पोषी अपना भोजन का प्राप्ति स्वयं करता है, वो क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के पोषण में जीवधारी अपने भोजन की प्राप्ति प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं कर सकता है, जैसे सभी हरे पौधे और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे विषम पोषी पोषण, या फिर इसको हम लोग परपोषी पोषण के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखना है, इसका नाम ये विषम पोषी पोषण, यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई जीवधारी अपने भोजन को बनाने के लिए किसी अन्य जीवधारी के ऊपर निर्भर रहता है, वैसा पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि जो जूं है हम लोग के सर के ऊपर रहता है और हम लोगों से पोषण की प्राप्ति करता है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का विषम पोषी पोषण ही होगा। जितने भी मनुष्य हैं वो सब क्या विषम पोषी पोषण ही करते हैं, क्योंकि किसी के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है कि वो अपने से अपना भोजन बना सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
ठीक है, अब देखिए हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी इंग्लिश में इसी को फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हरे पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल और जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, यही प्रकाश संश्लेषण जो हमने बताया वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और एक तरीके से यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी नए वस्तु का निर्माण हो जाता है और हम लोग उसको फिर से उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वो क्या कर देता है, वो रासायनिक अभिक्रिया का वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस का। 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मिला होगा, उसके बाद 6H2O जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला। यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लिखना भूल गए हैं तो आप लोग समझ जाइएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानेंगे। यहाँ पे इमेज का भी फॉर्मेशन करके आप लोग को दिखाया गया है कि देखिए सूरज है, सूरज से निकलने वाला प्रकाश का किरण पौधा यूज कर रहा है और इसके पत्ते में क्लोरोफिल होगा, नीचे से जल और खनिज लवण ले रहा है और उसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख विशेषता। तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है बच्चों, तो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को अलग कर दिया जाता है विखंडन के बाद और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति होना अनिवार्य है किसमें बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। फिर हम लोग देखेंगे कि लास्ट जो स्टेप है इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो पत्तियों में उपस्थित हरे रंग जिस वजह से होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, रंध्र क्या होता है बच्चों, तो पत्तियों में उपस्थित जो छोटा छोटा सूक्ष्म छेद है उसी को हम लोग रंध्र या फिर स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, गैस का आदान प्रदान या फिर एक्सचेंज ऑफ गैस और वाष्पोत्सर्जन में भी मदद करता है। यानी जब जल अधिक हो जाता है पेड़ पौधों में तो वो जल वाष्प के रूप में उस पत्तियों के माध्यम से, इस रंध्र के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये रंध्र स्टोमेटा का छेद है। अब यहाँ पर जो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो द्वार कोशिका या फिर गार्ड सेल के द्वारा होता है। ये देखिए खुला रंध्र है और ये बंद रंध्र का यहाँ पर निर्माण दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है ये पत्ती में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट का संरचना दिखाया गया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट का संरचना यहाँ पर दिखाया गया है। आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अपने और नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिखा है विषम पोषी पोषण। ठीक है, विषम पोषी पोषण क्या होता है आप लोग को पहले ही बता दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि परजीवी पोषण क्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं परजीवी पोषण या विषम पोषी पोषण का जो प्रकार है वो कितना तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परजीवी। इस पर लिखा है, इसका नाम ही है क्या, परजीवी, तो इसको कोई रटने का चीज है नहीं। तो ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है और उसको बिना मारे उससे अपने पोषण की प्राप्ति करता है, ऐसा पोषण क्या कहलाता है बच्चों, तो परजीवी पोषण कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि उदाहरण में जो भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा होगा बाल के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे जाएंगे और देखेंगे मृतोपजीवी पोषण। तो मृतोपजीवी पोषण क्या होता है बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, इसमें ऐसा पोषण होता है जिसमें कि कोई जो जीवधारी होता है वो सड़े गले या फिर मरे पदार्थों से अपने पोषण को प्राप्त करता है। इस प्रकार का पोषण मृतोपजीवी पोषण कहलाता है, जैसे कि जीवाणु में, बैक्टीरिया में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है बच्चों, तो इस प्रकार के पोषण में पहले जो जीवधारी होता है वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन करता है शरीर के अंदर ही। जैसे अमीबा और मनुष्य में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर देखिए अमीबा का है, ये यहाँ पर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा।
और यहाँ पर जो है वो जू का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए तो अब हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर लिखा है अमीबा में पोषण। अमीबा क्या होता है सबसे पहले बच्चों, तो अमीबा में पोषण भी लगभग मानव के समान होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, ये कोई डिफिनिट शेप का ऑर्गेनिज्म नहीं है, लगातार इसका शेप जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव है, यानी इस जीव में एक कोशिका उपस्थित होगी और सब काम एक कोशिका के द्वारा ही देखने को मिलेगा। जो भोजन को कूट पाक की सहायता से ग्रहण करता है, ये देखिए अमीबा है, ये भोजन है, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, तो ये जो इसमें दो उंगली जैसा संरचना निकला वही क्या कहलाएगा, कूट पाक कहलाएगा। और अमीबा ये यहाँ पर इसको ग्रहण कर लिया और उसके बाद खाद्य तंत्रिका में उसका पाचन हो जाएगा। तो इसमें भी सबसे पहले अंतर ग्रहण हुआ, फिर पाचन हुआ और फिर क्या हो गया, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए मनुष्य में पोषण क्या होता है बच्चों। तो मनुष्य में पोषण निम्नलिखित चरणों में होता है, जैसे अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर उत्सर्जन। तो अंतर्ग्रहण क्या है बच्चों, किसी भी जीवधारी द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। पाचन क्या है बच्चों, तो जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम और पानी की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थों में बदल देने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है पाचन। उसके बाद अवशोषण क्या है बच्चों, तो पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का, छोटी आंत द्वारा अवशोषित करने का जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है बच्चों। और उसके बाद स्वांगीकरण क्या है, तो अवशोषित भोज्य पदार्थों को या फिर पचे हुए भोज्य पदार्थों को कोशिकाओं और उत्कों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वही स्वांगीकरण कहलाता है। उत्सर्जन क्या है बच्चों, तो इस सब प्रक्रिया के बाद भी कुछ वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाता है हम लोग के शरीर में, वो जो वेस्ट मटेरियल है वही क्या कहलाता है बच्चों, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य में पोषण, यहाँ पे आप लोग को मनुष्य का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मनुष्य का स्ट्रक्चर, चलिए क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसका मुंह है, फिर यहाँ पर जो है कि आहार नली है, आहार नली के बाद यहाँ आमाशय है, आमाशय के बाद यहाँ ग्रहणी है, ग्रहणी से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर छोटा हाथ दिख रहा होगा आपको बहुत क्वाइट शेप में, और यहाँ पर ये जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बड़े हाथ। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है लीवर, और इसी के पास अग्नाशय है, और यहीं पर जो है वो क्या है, पित्ताशय इकट्ठा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो संरचना है हम लोग के आहार नाल की संरचना है, लास्ट में जो है वो गुदा द्वार है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है, जो निम्नलिखित चरणों में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले मुंह से शुरू होता है, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत पर जाके इसका समापन हो जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुख क्या है बच्चों। मुख यानी माउथ, तो दो होठों से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, मुख कहलाता है, जो आप लोग का बहुत ज्यादा चलता है। मुख में जो होता है कितना दांत उपस्थित होता है, तो 32 दांत उपस्थित होता है, इंसिजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2123 बटे 2123। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो दांत होता है वो क्या करता है, मुंह में ही कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम कर देता है। उसके बाद मुंह में ही मांसपेशी का बना एक अंग होता है जिसको हम लोग जीभ के नाम से जानते हैं। जीभ के ऊपर छोटा छोटा दाने जैसा संरचना उभार निकला होता है, जिसको हम लोग टेस्ट बड के नाम से जान सकते हैं, जो कि हम लोग के भोजन का स्वाद बताने में मदद करता है। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है बच्चों वही कहलाता है क्या, ग्रसनी। ग्रास नली क्या होता है, तो ग्रास नली ग्रास नली क्या होता है बच्चों, तो ग्रास नली एक लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी पेशी नली है, जो मुख ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। यानी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा नली है, और क्या करता है, मुख को या फिर ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि यह चबाए हुए भोजन को क्रमानुकंचन यानी क्रमानुकंचन गति द्वारा पेट तक, आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है, जो वो कौन है, ग्रसनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं आमाशय। आमाशय क्या है, तो आमाशय जे शेप का ऑर्गन है बच्चों, जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को इकट्ठा करना है और भोजन को पचाने में मदद करता है। आमाशय में 3 चीज उपस्थित होता है, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस।
ठीक है, अब हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं इसका विशेषता। अब देखिए यहाँ पे ग्रहणी के बारे में दिया है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख चुके थे। ग्रहणी क्या होता है, तो ग्रहणी जो होता है वो सी आकार का अंग है जिसका लंबाई 25 सेंटीमीटर हो सकता है। और ये देखिए छोटी आंत के बारे में क्या दिया है, छोटी आंत जो होता है उसका नाम ही छोटा है, वास्तव में ये बड़ी आंत से भी बड़ा है। ये जो होता है 7 से 8 मीटर लंबा होता है और बहुत ही कुंडलित यानी बहुत ही मुड़ा हुआ संरचना होता है। यहाँ पर भोजन का पूरी तरीके से जो होता है वो पाचन होता है, उसके बाद भोजन को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत जो होता है बच्चों वो छोटी आंत से ही क्या होता है, लगा हुआ भाग होता है। जो बड़ी आंत होता है वो 1 से 1.5 मीटर जो होता है लंबा होता है, लेकिन इसका जो चौड़ाई होता है वो हमको लगता है छोटी आंत से ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बड़ी आंत। जहां पर जल का अवशोषण कर लिया जाता है और बचे अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप में, और उस मल को मलाशय में भेज दिया जाता है। मलाशय में मल इकट्ठा होता है और जब हम लोग की इच्छा होती है तो फिर हम लोग मलाशय में जब मल इकट्ठा हो जाता है तो हम लोग मल त्याग करने का इच्छा होता है, जो कि गुदा द्वार से संपन्न होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखिए श्वसन या फिर रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का टूटना और उससे ऊर्जा निर्माण होने की समस्त प्रक्रिया को श्वसन या फिर रेस्पिरेशन के नाम से हम लोग जान सकते हैं। श्वसन कितने प्रकार का होता है बच्चों, श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों वायवीय श्वसन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, एक कोशिकीय श्वसन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, और एक होता है श्वासोच्छ्वास। तो कोशिकीय श्वसन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, तो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के टूटने तथा उससे ऊर्जा निर्माण होने की समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोशिकीय श्वसन कहलाती है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है बच्चों, तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है वही कहलाएगा श्वासोच्छ्वास, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग ब्रीथिंग के नाम से भी जान सकते हैं। श्वासोच्छ्वास 2 प्रक्रम में होता है, एक अंतःश्वसन और एक निःश्वसन। ठीक है, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेने का प्रक्रिया निःश्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रक्रिया निःश्वसन कहलाता है। ठीक है, और निःश्वसन और निःश्वसन मिलकर श्वासोच्छ्वास का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग इनहेल और एक्सहेल के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है क्लियर, तो हो सकता है दिख भी रहा होगा। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन लिखा हुआ है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है बच्चों, तो जो वायवीय श्वसन होता है, चलिए बच्चों तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन नाम में क्लियर है, ऐसा श्वसन जो वायु या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो वायवीय श्वसन कहलाता है, और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या फिर ऑक्सीजन की कम मात्रा में होता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। जो वायवीय श्वसन होता है बच्चों उसमें क्या होता है, भोजन का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता। जो वायवीय श्वसन होता है बच्चों उसमें क्या होता है, ऊर्जा अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण अधिक मात्रा में नहीं हो पाता। जो वायवीय श्वसन होता है बच्चों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, और अवायवीय श्वसन में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल और जल का निर्माण हो जाता है, और लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में बहुत सारा अंतर है। वायवीय श्वसन जो है कि हम लोगों में हो सकता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है ईस्ट में हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को उम्मीद है कि आप लोगों को वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्लियर हो गया होगा, तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक फोटो डाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए यहाँ पर लिखा है बच्चों पौधों में श्वसन। ठीक है, पौधे कैसे श्वसन कर सकते हैं, क्या पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं? आप लोगों के मन में कभी ऐसा सवाल उठा कि क्या पौधे भी ऑक्सीजन ले सकते हैं? तो चलिए उस सवाल को हम लोग क्लियर करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आप लोगों की बातें हैं, पौधे भी क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो पौधों में श्वसन, जंतु की तरह पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जंतु की तरह पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है। पौधे भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल व ऊर्जा का निर्माण करते हैं। पौधों में श्वसन के लिए कोई तंत्र नहीं होता, बल्कि वो जड़ के मूल, रोम तथा तना के छिद्रों व स्टोमेटा से पूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन का एक चित्र लगा हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है, रात का समय है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है और
जो है कि जो भी भोजन उसके पास है इकट्ठा, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है और ऊर्जा का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि जिस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं उस तरीके से पादप कॉम्प्लेक्स एनिमल नहीं है। तो हम लोग के अंदर जितना सिस्टम विकसित है, हम लोग के अंदर जितना तंत्र पाया जाता है, उतना तंत्र आप लोगों को पेड़ पौधों में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पेड़ पौधों में कोई श्वसन तंत्र नहीं होता। अगले स्टेप पर चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए, तो अब यहाँ पर दिखा है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। श्वसन क्या होता है बच्चों, तो यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, यानी रासायनिक प्रक्रिया है, और यह जो श्वासोच्छ्वास है वह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें केवल गैस का आदान प्रदान होता है। श्वसन में जो है कि ऊर्जा का निर्माण भी होता है, जो कि एटीपी के फॉर्म में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, फिर निर्माण नहीं होता। जो श्वसन है यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, और जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है ये कोशिका के बाहर होती है। और श्वसन में एंजाइम का आवश्यकता पड़ता है बच्चों, लेकिन श्वासोच्छ्वास में एंजाइम या फिर हार्मोन का आवश्यकता नहीं पड़ता। जो श्वसन होता है बच्चों वो सभी जीवधारियों में होना आवश्यक होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया उच्च जंतुओं में ही होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ह्यूमन रिस्पायरेशन या फिर मानव में श्वसन दिया हुआ है। मानव में श्वसन क्या होता है, तो देखिए मानव में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। अब श्वसन तंत्र का निर्माण निम्नलिखित भागों से होता है। कोई भी कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है, ऊतक मिलकर अंग बनाता है, और अंग के मिलने की वजह से क्या होता है, किसी भी अंग तंत्र का फॉर्मेशन होता है, और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मानव का भी श्वसन तंत्र अलग अलग अंगों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप लोग मेरा बॉडी देख रहे होगे, इसमें क्या है कि दो नासा द्वार है, ठीक है, एक नासा गुहा है, उसके बाद क्या है श्वास नली है, श्वास नली आगे चल के विभक्त हो गई है श्वासनिकाओं में, श्वासनिका आगे चल के और विभक्त हो गई है श्वासनिकाओं में, फिर श्वासनिका जो है वो कूपिका का निर्माण कर दी है प्रत्येक फेफड़े में, और कूपिका से क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मानव शरीर में नाक के बाहर की तरफ उपस्थित छिद्र नासाद्वार कहलाता है। ठीक है, आप लोग के नाक के पास जो दो छिद्र है वो क्या कहलाएगा, नासाद्वार कहलाता है, और नासा गुहा में खुलता है। जो नासाद्वार होता है वो कहाँ पे खुलता है, वो नासा गुहा में खुलता है, जहां बाल व तरल पदार्थ म्यूकस उपस्थित होता है, जो कि अशुद्धियों को अलग करने का काम करता है। ऑक्सीजन को गले के रास्ते श्वास नली में, फिर श्वास नली श्वासिकाओं में, वह श्वासिका जो होती है वो कूपिका में परिवर्तित हो जाती है, जहां से ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं आगे। देखिए जो हम बता रहे थे, आप लोग को यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा। श्वसन प्रणाली क्या है, श्वसन प्रणाली में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा क्या कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये सबसे पहले बाहर की ओर नाक है, नाक के पास दो छिद्र होगा, इसको हम लोग नासा द्वार के नाम से जानेंगे। फिर उसका ओपनिंग होगा कहाँ पे, तो उसका ओपनिंग होगा नासा गुहा में, और फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा श्वास नली। श्वास नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग श्वासनिका के नाम से जानेंगे। श्वासनिका और आगे चल के और पतले पतले भागों में बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग श्वासनिकाओं के बारे में नाम किससे जानेंगे। श्वासनिका आगे चल के यहाँ पर अंगूर के गुच्छे जैसा संरचना का निर्माण कर लेगा, जिसको हम लोग कूपिका के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर आपको दो फेफड़ा दिख रहा होगा, और नीचे जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है वो डायाफ्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को श्वसन तंत्र भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से समझाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए परिवहन, सबसे पहले आप लोग जब भी बाहर जाते होंगे तो आप लोग को दिखता होगा कि बस या फिर ट्रेन पे परिवहन लिखा होता है। कहीं पे भी रहते हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे जहां पे भारत में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बस पर क्या लिखा होता है, उत्तर प्रदेश परिवहन, और ट्रेन पे लिखा होता है भारत सरकार परिवहन। तो परिवहन जो बस या ट्रेन क्या काम करता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग के शरीर में बस या ट्रेन तो उपस्थित है नहीं, लेकिन हम लोग को शरीर में है उपस्थित क्या, हम लोग के शरीर में है उपस्थित परिवहन तंत्र। तो चलिए देखते हैं कि परिवहन तंत्र क्या है। ठीक है, तो लिखा है बच्चों, बहुत से हानिकारक व लाभदायक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान
तक ले जाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? परिवहन कहलाता है। अब हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, या फिर मूत्र भी हो सकता है, और भी अवशिष्ट पदार्थ हो सकता है। ठीक है, लाभदायक पदार्थ भोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और रक्त भी हो सकता है। ठीक है, परिवहन के लिए पेड़ पौधों में कोई विशेष तंत्र नहीं होता, क्योंकि वो हम लोग की तरह डेवलप नहीं है, बल्कि संवहन मंडल पौधों में जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, जाइलम जो होता है जल से जाइलम और जल से जल, तो जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है एक ही दिशा में, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड का, फर्स्ट फ्लोएम फर्स्ट फूड यानी भोजन का संवहन करने का काम करता है, और मल्टी डायरेक्शनल संवहन होता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और उसके आगे क्या लिखा है, जबकि जंतुओं में परिवहन के लिए परिवहन तंत्र उपस्थित होता है, जो मुख्य रूप से हृदय, रक्त, रक्तनली, लसिका से मिलकर बना होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग का जो रक्त है वो होता है लाल कलर का, और लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल कलर का होता है। मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बना होता है, रक्त कणिका और प्लाज्मा। प्लाज्मा 55%, रक्त कणिका जो होता है वो 45% उपस्थित होता है, और प्लाज्मा में 90% वाटर, 10% कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है। और जो रक्त कणिका होता है वो 3 प्रकार का होता है बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो आरबीसी होता है उसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट को प्लेटलेट। चलिए हम लोग देखते हैं उसके कार्य को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, रक्त मुख्य रूप से प्लाज्मा रक्त कणिका से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55%, रक्त कणिका 45% होता है। प्लाज्मा हल्का पीला रंग का तरल पदार्थ है, और रक्त जो होता है लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण ऐसा होता है। हम लोग के शरीर में लगभग 4.5 लीटर या फिर शरीर के भाग से 6 से 7% हम लोग के शरीर में रक्त उपस्थित होता है। प्लाज्मा लगभग 92% पानी या फिर 90% पानी से मिलकर बना होता है। रक्त कणिका रक्त का ठोस भाग बनाती है, जो कुल रक्त की मात्रा का लगभग 40 से 45% हिस्सा है, और मुख्य रूप से अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में आरबीसी या फिर रक्त कणिका का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तीन प्रमुख प्रकार की होती है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी जो ऑक्सीजन का संवहन करने का काम करती है, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी जो कि प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है, और प्लेटलेट जो कि रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट का मदद किया जाता है, लिया जाता है, सॉरी। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं कि रक्त कणिका के प्रकार और उनके कार्य। रक्त कणिका कितने प्रकार का होता है? अभी आप लोग को बताया गया कि मुख्य रूप से रक्त कणिका 3 प्रकार का होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट, जो इसमें अभी आगे हम लोग और देखेंगे। ठीक है, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होता है उसको रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होता है उसको व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो आरबीसी होता है बच्चों, उसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचाने का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका जीवन काल बच्चों यानी आरबीसी का जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का होता है। जो श्वेत रक्त कणिका होता है उसका मुख्य काम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का होता है, संक्रमण से बचाने का काम करेगा, हम लोग को प्रतिरोध का क्षमता जो होता है उसको बढ़ा देगा। इसका जीवन काल कुछ दिन से लेकर कई वर्षों तक का हो सकता है। ये जो होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेटलेट या फिर पट्टिकाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। मुख्य कार्य इसका क्या होता है? जब चोट लग जाता है तो हम लोग के रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट मदद करता है। ठीक है, और उसका जीवन काल लगभग 9 दिन का होता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अपलोड हो जाएगा, और आगे की कक्षाओं को अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो देखिएगा जरूर। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग आगे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग देखेंगे रक्त के प्रमुख कार्य। तो रक्त का सबसे प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आने का, और उसके साथ साथ ही तापमान को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और भी देखेंगे हम लोग क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व को क्या करता है? संवहन करने का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थ को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है।
संक्रमण से बचाने का भी काम करता है, रक्त का थक्का जमाने में भी मदद करता है, तापमान को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक एक करके देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व हीमोग्लोबिन के माध्यम से फेफड़े से ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन यानी चयापचय के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को फेफड़ों से किडनी और त्वचा तक ले जाकर शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। हार्मोन के संचार में मदद करने का काम करता है, सुरक्षा देने में मदद करता है, और भी WBC के कारण हम लोग का जो होता है रोगों से लड़ने का क्षमता आ जाता है, और प्लेटलेट के कारण हम लोग का जो ब्लड होता है, कहीं भी चोट टोट लग जाता है तो ब्लड जम जाता है और जिसके कारण हम लोग का जीवन बच जाता है। उसके बाद शरीर का जो होता है वो ताप नियंत्रण करता है। कैसे? रक्त शरीर में उष्मा का वितरण करके आंतरिक तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और इसका देखिए पीएच और संतुलन में भी इसका प्रमुख योगदान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा रुधिर आदान। रुधिर आदान क्या है? यह जीवन रक्षक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें किसी दुर्घटना, सर्जरी या गंभीर बीमारी के कारण शरीर में हुई रक्त की कमी को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति दाता के रक्त या उसके घटकों को दूसरे व्यक्ति की नसों में अंतःशिरा द्वारा चढ़ाया जाता है। यानी जब भी किसी को चोट लग जाता है, ब्लड का कमी हो जाता है किसी चीज के कारण, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड आदान या फिर रुधिर आदान का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहा होगा आप लोग को रक्त समूह लिखा हुआ है, RBC लिखा हुआ है, लाल रुधिर कर्णिका का प्रतिमान, उसके बाद प्लाज्मा में प्रतिरक्षी, उसके बाद रक्तदाता समूह लिखा हुआ है। तो देखिए रक्त समूह जो है A, और उसका RBC वाले में भी A दिया हुआ है, और प्लाज्मा वाले में क्या दिया हुआ है, NTA, यानी जो रक्त A का समूह है वो रक्तदाता समूह यानी A और O को क्या कर सकता है, या डोनेट कर सकता है या फिर उसे ले सकता है। ठीक है, B जो है वो B और O से ले सकता है, AB जो है वो AB से, A से, B से और O से, और जो O है वो क्या कर सकता है, O से ही ले सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स का बात हो रहा है बच्चों। तो जैसे कि आप लोगों के घर में नल लगा होगा और नल में पानी पहुंचाने के लिए कुछ पाइप लगी होंगी, उसी तरीके से हम लोग के शरीर में तो नल नहीं लगा है, लेकिन हम लोग के शरीर में ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कुछ बहुत सारा पाइप लगा होता है। उसी पाइप को हम लोग रक्त कणिका, ब्लड वेसल्स या फिर रक्त वाहिकाओं के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, धमनी, सिरा और केशिकाएं, कैपिलरी। अब हम लोग देखते हैं कि धमनी और सिरा और केशिकाओं में क्या अंतर है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों लिखा है, शरीर में रक्त ले जाने वाली पाइप जैसी लचीली नलिका है जो हृदय के साथ मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती है। ये 3 मुख्य प्रकार की होती है। रक्त वाहिकाओं के प्रकार और कार्य, धमनी होता है, सिरा होता है और केशिकाएं होता है। धमनी जो होता है बच्चों लाल कलर का होता है, हृदय से रक्त शरीर में ले जाने का काम करता है, यानी शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है। जो सिरा होता है बच्चों वो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी शरीर से ब्लड उठाएगा और हार्ट में ट्रांसफर करने का काम करेगा। धमनी जो होता है उसका भित्ति मोटा होता है, सिरा का भित्ति पतला होता है। धमनी में वाल्व उपस्थित होता है, सिरा में वाल्व नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद धमनी में ब्लड प्रेशर से बहता है और सिरा में ब्लड उतना प्रेशर से नहीं बहता। कैपिलरी या फिर केशिकाएं क्या होती हैं, तो जब धमनी और सिरा का आपस में मिलना होता है तो केशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जो कि बहुत पतली पतली होती हैं और ऊतक और कोशिकाओं तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये धमनी और सिराओं को जोड़ने वाली बहुत पतली सूक्ष्म नलिका है। ठीक है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करने में भी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग अभी तक बने हुए हो तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। सबसे पहले हृदय, तो आप सभी लोग अगर इस चैनल को अभी तक देख रहे हो तो आप लोग हृदय से सब्सक्राइब कर दो। और अब हम लोग देखेंगे हृदय का संरचना। सबके पास हृदय है बच्चों, यानी हार्ट। ठीक है, हार्ट जो होता है वो उसके अंदर 4 चेंबर उपस्थित होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि अलिंद और निलय में ब्लड कैसे जाता है और कहाँ कहाँ उपस्थित होता है। चलिए तो देखते हैं।
मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेशी अंग जो छाती के मध्य में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, जो एक केंद्रीय पंप के रूप में काम करता है, यानी थोड़ा सा बाएं साइड में स्थित होगा, ठीक है, और पंप के तरीके का काम करेगा, यानी ब्लड को प्रेशर से शरीर में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो पूरे जीवन काल में निरंतर धड़क कर ऑक्सीजन और पोषक तत्व से भरपूर रक्त को वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है, यानी जब से आप का जीवन शुरू होता है तब से जो ये काम करना शुरू करता है। आप लोग थोड़ा सा पढ़ के थक गए होंगे, लेकिन ये देखिए जब से आप जीवन काल शुरू हुआ है तब से काम करना शुरू किया है, और जब ये रुकेगा तो समझिए आप भी रुक गए और सीधे मिलेंगे ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या करता है। हृदय की संरचना और कार्य, इसका काम और संरचना कैसे होता है बच्चों, तो इसमें कक्ष उपस्थित होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष यानी 4 चेंबर पाया जाता है। 2 ऊपरी कक्ष यानी जो ऊपर की ओर जो कक्ष उपस्थित होता है उसको अलिंद या फिर आर्टरिया के नाम से जानते हैं, और 2 निचले कक्ष जिसको नीला या फिर वेंट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। पंपिंग क्रिया कैसे होता है बच्चों, तो दाहिना भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक भेजता है, यानी जो हार्ट का दाहिना भाग होगा और 2 चेंबर दाहिने साइड होगा, 2 चेंबर बाएं साइड होगा, तो जो दाहिना भाग होगा वो अशुद्ध रक्त को फेफड़े में भेजेगा, और जो बायां भाग होगा वो शुद्ध रक्त को फेफड़े से वापस ले आएगा और पूरे शरीर में ट्रांसफर करने का काम करेगा। यानी आप लोग ऐसे समझो कि जो महाशिरा है वो क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को हृदय के दाहिने भाग में दाहिने अलिंद में लाएगा, दाहिने अलिंद से अशुद्ध रक्त दाहिने नीले में जाएगा, और दाहिने नीले से पल्मोनरी धमनी द्वारा उसको फेफड़े तक पहुंचाया जाएगा, और फेफड़े में वो जो हम लोगों का अंगूर के गुच्छे जैसा समझना था, वहां से जो ऑक्सीजन आया उस ऑक्सीजन को रक्त में वहां पर मिला दिया जाएगा, और जब ऑक्सीजन रक्त में मिल गया तो वो शुद्ध रक्त हो जाएगा, और फिर फेफड़े से उसको बाएं अलिंद में भेज दिया जाएगा। किसके द्वारा बच्चों, तो वो भेजा जाएगा फुसफुस सिरा या फिर पल्मोनरी सिरा के द्वारा। फिर उसके बाद वो आ जाएगा कहाँ पे, बाएं साइड के अलिंद में, और बाएं साइड के अलिंद में नीचे वाल्व लगा होगा, और उस वाल्व से बाएं साइड के नीले में चला जाएगा, और फिर अयोटा के थ्रू या फिर महाधमनी के थ्रू उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिया जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। वाल्व या फिर वाल्व क्या होता है बच्चों, तो हृदय में 4 वाल्व होता है। क्यों, क्योंकि जो ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं हो, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग मिक्स नहीं हो, उसके लिए चेंबर है, और फिर से जो शुद्ध रक्त हुआ है वो फिर से अशुद्ध रक्त वाले में ना चल जाए उसके लिए वाल्व है जो कि उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे और आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखो कितना अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर है। देखो ये जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ये आरबीसी का है, ठीक है, जो रेड कलर का आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है और जो रेड दिख रहा है वो आरबीसी है, और जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की तरह ही कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम लोग प्लेटलेट के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त के थक्का जमाने में मदद करने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग और चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा ब्लड का कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब ये जो रेड कलर का है यानी ये आर्टरी होगा, ठीक है। इसके अंदर से देखिए व्हाइट ब्लड यानी ये जो है ये प्लेटलेट बाहर निकल रहा है, ये आरबीसी बाहर निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी भी बाहर निकल रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू कलर का है ये सिरा है, और जो रेड कलर का है वो क्या है, धमनी है। इसका देखिए मोटाई इसके मोटाई से ज्यादा है, ठीक है। इसमें से जो है शुद्ध रक्त का निर्माण आ रहा है और इसमें से अशुद्ध रक्त आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर धक 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 वाला आ गया है एक मशीन जिसका नाम है हार्ट, ठीक है। ये आप लोग को जो बनाते हो पान के पत्ते की तरह ना बेटा, पान के पत्ते जैसा हाल हो जाएगा बोर्ड वाले में, इसलिए इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक काम देगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 चेंबर 2 चेंबर, 1 चेंबर 2 चेंबर 3 चेंबर और 4 चेंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अशुद्ध रक्त जो है वो क्या आएगा, शरीर से इस सिरा द्वारा यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा, और जैसे ही शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो दाएं भाग में आएगा यानी दाएं अलिंद में आएगा, तो उसको यहाँ पर जो ये वाल्व लगा हुआ है इस वाल्व की मदद से वो दाएं जो है नीले में चला जाएगा। जब दाएं नीले में अशुद्ध रक्त आ गया जो कि नीला कलर का है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें मिला नहीं है, और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है जो कि आरबीसी के पास होता है, ठीक है, इसलिए वो ये लाल कलर का दिख रहा है।
अब क्या हुआ कि जैसे ही अशुद्ध रक्त दाएं निलय में आ गया, इसको यहां से उठाया जाएगा और इसको फेफड़ा तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे ही ये फेफड़ा में पहुंचा, फेफड़े में क्या होगा, पहले ही से जब हम लोग सांस लिए रहेंगे तो हम लोग के नासा द्वार से, नासा गुहा से होता हुआ, श्वास नली से होता हुआ, श्वासिकाओं से होता हुआ कोशिका में जो होगा ऑक्सीजन इकट्ठा होगा। जैसे ही ये अशुद्ध रक्त कोशिका के पास पहुंचेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के फेफड़ा में भेज दिया जाएगा और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन बाइंड करके रक्त में फिर हम लोग के बाएं अलिंद में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही वो बाएं अलिंद में आएगा तो वो लाल कलर का हो जाएगा, क्योंकि वो शुद्ध रक्त हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से बाइंड कर देगा, क्योंकि वो आरबीसी के साथ होगा। और यहाँ पर एक वाल्व देखने को मिलेगा। जैसे ही शुद्ध रक्त इसके अंदर आया, यानी बाएं नीले में आया और बाएं अलिंद में आया, फिर बाएं अलिंद से वो बाएं नीले में चला जाएगा और बाएं नीले से फिर महाधमनी द्वारा उसको शरीर में अलग अलग भागों में भेज दिया जाएगा। सर ये हार्ट है तो ये क्या है, ये हार्ट है तो ये क्या है, ये बर्थ थोड़ी ना है। यहाँ पर क्या है, डबल सर्कुलेशन समझाया गया है, ठीक है, यानी दोहरा परिसंचरण। हृदय में रक्त का 2 बार जो जाने का प्रक्रिया होता है वो दोहरा परिसंचरण। देखिए यहाँ से शुद्ध रक्त शरीर से हृदय में गया, ठीक है, फिर यहाँ से निकला फेफड़े में गया, ठीक है, फिर फेफड़े से निकला दोबारा हार्ट में प्रवेश किया, तो यहाँ पर परिसंचरण कितना हो गया, किसी चीज का ट्रांसफर 1-2 बार हो गया, तो यहाँ पर ये दोहरा परिसंचरण का चित्र बनाया हुआ है। और ये एग्जाम में आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, उम्मीद है। नहीं पढ़े होंगे तो एक बार फिर से पीछे आइए और पढ़िए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं। अब देखिए उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है, तो जैसे भी जो बेकार के लोग होते हैं उनको दिमाग से निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार से उत्सर्जन प्रक्रिया भी है। तो जिस चीज का काम नहीं होता है हम लोग के शरीर के अंदर, उस चीज को क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रिया होता है वही कहलाता है बच्चों उत्सर्जन, ठीक है। तो जो जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, तो मानव में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र है, लेकिन पौधा उतना विकसित नहीं है, तो पौधों में कोई भी उत्सर्जन तंत्र उपस्थित नहीं होता है। पौधों में उत्सर्जन जो होता है सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, रेजिन या फिर गोंद के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग दिखा है यहाँ पर कि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या फिर अमोनिया हो सकता है, उसको बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है या फिर जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। लेकिन मल त्याग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। मल त्याग जो है वो दूसरा प्रक्रिया है। पौधों में उत्सर्जन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है, इसमें कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। जैसे कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का उत्सर्जन हो जाता है, पत्ती झड़ जाता है, गोंद या फिर रेजिन के थ्रू वहां से उत्सर्जन देखने को मिल जाता है। मुख्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और पानी भी हो सकता है, जो कि रंध्रों के माध्यम से निकाल दिया जाता है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मानव में उत्सर्जन कैसे होता है बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि मानव जो है वो जटिल टाइप का जो है ऑर्गेनिज्म है, जीव है। तो मानव में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है, जिसमें 2 किडनी, बीन शेप का किडनी उपस्थित होता है और मूत्र वाहिनी उपस्थित होता है, और एक स्थान होता है जहां पर मूत्र कलेक्ट होता है, जिसको मूत्राशय के नाम से जाना जाता है, और एक स्थान होता है जहां से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है, उसको मूत्र मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि हम लोग के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कैसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मानव में उत्सर्जन एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है, यानी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, नहीं तो अपशिष्ट पदार्थ का संख्या बढ़ता जाएगा, जिसके द्वारा शरीर से हानिकारक नाइट्रोजन अपशिष्ट युक्त मुख्यतः यूरिया को बाहर निकाला जाता है। इसमें मुख्य अंग एक जोड़ी किडनी वृक्क है, जो रक्त को छानकर मूत्र बनाता है। यानी किडनी जो वृक्क होता है उसमें लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होता है, जो कि मूत्र को छानने का, साफ करने का, फिल्टर करने का काम करता है। अन्य सहायक अंगों में त्वचा, फेफड़ा, यकृत शामिल है, जो शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखता है। मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग किडनी हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया। जो किडनी होता है वो सेम का, यानी बीन शेप का, सेम के बीच के आकार का होता है और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है और रक्त को छानने का काम करता है। जो मूत्रवाहिनी होता है वो किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाता है। जो मूत्राशय होता है वहां पर मूत्र इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग के थ्रू मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। उत्सर्जन प्रक्रिया, उत्सर्जन का प्रक्रिया कैसे होता है बच्चों, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उत्सर्जन का प्रक्रिया होता है, जिसमें किडनी में लाखों छोटे छोटे इकाइयां होती है, जिसे नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें रुधिर छानता है, जिसमें यूरिया, पानी, लवण आदि अपशिष्ट पदार्थ अलग होता है।
ठीक है, और पुनः अवशोषण फिर री एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। छने हुए द्रव्य में उपयोगी जो पदार्थ होता है उसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, उस प्रक्रिया को पुनः अवशोषण के नाम से जानते हैं। मूत्र निर्माण, शेष बचा हुआ हानिकारक जो पदार्थ है फिर अतिरिक्त पानी है उससे मूत्र का निर्माण हो जाता है, मूत्र के रूप में किडनी में संग्रहित हो जाता है, जिसे लगभग 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5 अन्य अपशिष्ट उपस्थित होता है। उत्सर्जन क्या है बच्चों? तो उत्सर्जन प्रक्रिया समझ गए। मूत्र मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है और अंत में मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो यही उत्सर्जन आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए उत्सर्जन तंत्र है, दो बीन शेप का जो है यहाँ पे किडनी आप लोग को दिखाया गया है। ये जो हरा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है सीरा, और ये रेड वाला है जो वो है धमनी। ठीक है, यहाँ से जो पाइप जैसा संरचना आप लोग को आता हुआ दिख रहा है वो है मूत्र वाहिनी, और यहाँ पर जो इस तरीके का संरचना दिख रहा है वो है मूत्राशय, जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है, और ये जो संरचना है ये है मूत्र मार्ग। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सीजन यहीं पे एंड होता है। कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले रिवॉर्ड साथियों, बोर्ड साथियों। तो चलिए अब क्या करते हैं कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो और लाएंगे, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने परिवार को बढ़ाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पर पुराना एक और चैनल हम लोगों का ऐड है उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आप लोग बनारस में शिवांश कोचिंग क्लासेस में विजिट कर सकते हैं जो कि नियर पांडेपुर में है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। और भी अगर आप लोगों को चैप्टर्स चाहिए इसी प्रकार से तो कमेंट करिए, हम लोग और भी चैप्टर्स लाएंगे बना के, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो। ठीक है, आप लोगों के डिमांड पर सब चीज उपस्थित होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।